हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का आज के वीडियो लेक्चर में। आज हम बात करेंगे प्लांट ब्रीडिंग। प्लांट ब्रीडिंग में शॉर्ट नोट्स के बारे में, जैसे कि लिखा तो वीडियो में हमने बताया था, पिछले वीडियो में बताया था कि शॉर्ट नोट्स के एक दो तीन वीडियो जो है कराएंगे। तो जिसमें कि एक वीडियो हो गया था जिसमें कि हमने चर्चा की थी कौन कौन से इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, और ये भी बात की थी कि कुछ टिप्पणियों के बारे में बात की थी। ठीक है, तो आज फिर बात करेंगे हम कुछ शॉर्ट नोट्स के बारे में, जैसे कि कौन कौन से हैं शॉर्ट नोट्स। उस दिन कुछ हो गए थे, जैसे कि हो गया था उसमें आपका डोमेस्टिकेशन। डोमेस्टिकेशन हो गया था, ठीक है ना। डोमेस्टिकेशन क्या है, ग्रामन क्या है। तो आज हम बात करेंगे किसके बारे में, सिलेक्शन। इसके बारे में उस दिन डोमेस्टिकेशन हुआ था, प्लांट इंट्रोडक्शन हुआ था। प्लांट इंट्रोडक्शन के अंतर्गत प्राइमरी इंट्रोडक्शन हो गया था और सेकेंडरी इंट्रोडक्शन हो गया था, ठीक है ना। इन सब पर हो सकता है टिप्पणी आ जाए, ठीक है ना। तो आज क्या होगा, सिलेक्शन होगा। क्या सिलेक्शन, सिलेक्शन बोले तो वर्ण, किस पर टिप्पणी, सिलेक्शन यानी वर्ण पर टिप्पणी, ठीक है ना। सिलेक्शन जैसे कि आता है लिखने के लिए, तो सिलेक्शन क्या है, तो प्लांट ब्रीडिंग में सिलेक्शन जो है एक, ये जान लीजिए कि बहुत ही महत्वपूर्ण चरण है डोमेस्टिकेशन के बाद सिलेक्शन, ठीक है ना। कहने का मतलब जैसे कि डोमेस्टिकेशन का इतिहास उतना पुराना, जितना पादप प्रजनन का इतिहास पुराना, उतना ही पुराना आपका सिलेक्शन का भी इतिहास होता है। क्योंकि जब भी मानव सृजन के लिए, मानव उपयोग के लिए डोमेस्टिकेशन हुआ होगा या डोमेस्टिकेशन की क्रिया हुई है, ग्रामीण की क्रिया हुई, तो ग्रामीण की क्रिया में सिलेक्शन का कहीं ना कहीं उपयोग हुआ होगा, तभी इंट्रोडक्शन तक पहुंचा है। इंट्रोडक्शन मतलब कि पुनर्स्थापन तक। भाई कहने का मतलब जो भी हमने जंगली स्पीसीज उगाई या जंगली पौधों को उगाया, ठीक है, उनको हमने छाटा होगा। यानी छाटेंगे कैसे, जो उत्कृष्ट सुपीरियर प्लांट्स रहे होंगे उन्हीं को छाटा होगा। तो कहने का मतलब यही है कि फसल सुधार के लिए संबंधित फसल से, किससे, संबंधित फसल से उनमें आनुवांशिक विविधता का भी होना अनिवार्य होता है। तो आनुवांशिक विविधता होना अनिवार्य होता है, तो कहने का मतलब ये जो विविधताएं देखी जाएंगी, वेरिएशन देखे जाएंगे, तो उसमें कुछ ना कुछ चुने जाएंगे, उनसे जो है पौधे सिलेक्ट किए जाएंगे, ठीक है ना, छांटे जाएंगे। तो ये जो प्रक्रिया ही होती है छांटना पौधों को या विभेदों को, ठीक है ना, तो यही क्या कहलाता है, सिलेक्शन कहलाता है। तो देखते हैं इसको, फसल सुधार के लिए, ठीक है, संबंधित फसल सुधार के लिए संबंधित फसल में आनुवांशिक विविधता, संबंधित फसल में आनुवांशिक विविधता उपस्थित होना अनिवार्य है। क्या, फसल सुधार के लिए संबंधित फसल में आनुवांशिक विविधता का होना अनिवार्य है। किसी भी विविधतापूर्ण समष्टि में से किसी भी विविधतापूर्ण समष्टि में से उपयुक्त या उत्कृष्ट पौधों को, उत्कृष्ट पौधों को या क्रमों को, विभेदों को, ठीक है ना, क्रमों को विभेदों को छांट कर अलग करना, छांट कर अलग करना ही
सिलेक्शन कहलाता है। क्या कहलाता है? सिलेक्शन कहलाता है। आज क्लियर? कहने का मतलब फसल सुधार के लिए संबंधित फसल में जो है आनुवंशिक यानी जेनेटिकली वेरिएशन का होना जो है उपस्थित होना अनिवार्य है। किसी भी विविधतापूर्ण समष्टि में से उत्कृष्ट पौधों को, क्रमों को, विभेदों को, ठीक है ना, छांट कर अलग करना ही क्या कहलाता है? सिलेक्शन कहलाता है। तो और उसे अगली पीढ़ी में उगाना, ठीक है ना, छांट कर अगली पीढ़ी में उगाना ही सिलेक्शन कहलाता है, या छांटना ही सिलेक्शन कहलाता है। जब हम छांट लेंगे तभी तो हम अगली पीढ़ी में उगाएंगे। तो रही बात सिलेक्शन की, तो सिलेक्शन जो है दो प्रकार का होता है, ठीक है ना। सिलेक्शन यानी वर्ण जो है दो प्रकार का होता है। कितने प्रकार का होता है? दो प्रकार का होता है। बात की जाए जैसे कि वर्ण को दो वर्गों में विभक्त किया गया है, ठीक है ना। कितने वर्गों में? दो वर्णों में यानी दो वर्गों में विभक्त किया गया है। एक हो जाता है आपका नेचुरल सिलेक्शन और एक हो जाता है आपका आर्टिफिशियल सिलेक्शन, ठीक है। ये टू टाइप से होता है, ठीक है ना, दो प्रकार का होता है। अच्छा, आर्टिफिशियल सिलेक्शन में क्या होता है? जैसे आ गया, पूछ लिया गया कि आर्टिफिशियल यानी प्राकृतिक वर्ण क्या है। तो प्राकृतिक वर्ण जब सिलेक्शन का वर्ण जो है प्रकृति के कारक करते हैं। किसके द्वारा? प्रकृति के कारक के द्वारा हुआ होता है। जैसे प्रकृति के कारक जैसे कि क्या क्या हो सकता है? जलवायु हो सकती है, मृदा हो सकता है, और क्या हो सकता है? जैविक कारक में जैसे रोग हो गए, कीट हो गए, ये सब होते हैं, ठीक है ना। तो इसे क्या, ये सब किसके अंतर्गत आते हैं? प्राकृतिक वर्ण के अंतर्गत आते हैं। किसके अंतर्गत आते हैं? प्राकृतिक वर्ण के अंतर्गत आते हैं। तो देखते हैं, देख लेते हैं एक लाइन, जैसे कि पूछ लिया गया क्वेश्चन में नेचुरल सिलेक्शन क्या है। नेचुरल सिलेक्शन में सीधा से लिखना है, जब सिलेक्शन यानी जब वर्ण प्राकृतिक कारक के द्वारा होते हैं। प्राकृतिक कारक जैसे जैसे क्या हो गया आपका? जलवायु हो गया। क्या हो गया? जैसे कि आपका जलवायु हो गया, ठीक है। मृदा हो गई, मृदा हो गया। जैविक कारक में जैसे कि जैविक कारक जैसे कि हो गया इसमें क्या? रोग हो गए, कीट हो गए, आदि होते हैं, ठीक है ना। और भी हो सकते हैं जो भी प्रकृति के अंतर्गत नेचुरल फैक्टर आते हैं, ठीक है ना। वे सभी क्या कैसे वर्ण के, वे सभी जो है आपके नेचुरल सिलेक्शन के नेचुरल सिलेक्शन के अंतर्गत आते हैं। क्लियर बात? किसके अंतर्गत आते हैं? नेचुरल सिलेक्शन के अंतर्गत आते हैं, ठीक है ना। जिनमें कि कहने का मतलब ये होता है कि इस सिलेक्शन के द्वारा जो प्राप्त पौधे होते हैं वातावरण के प्रति क्या होंगे? अनुकूल होंगे। जैसे प्रकृति के द्वारा जो सिलेक्ट किए गए पौधे हैं तो वो वातावरण के अनुकूल होते हैं। तो एक लाइन ये भी लिख सकते हैं, इस के द्वारा सिलेक्टेड पौधे वातावरण के अनुकूल होते हैं। किसके अनुकूल होते हैं? वातावरण के अनुकूल होते हैं। कैसे होते हैं? वातावरण के अनुकूल होते हैं। क्लियर बात? दूसरा है आपका आर्टिफिशियल सिलेक्शन। तो आर्टिफिशियल सिलेक्शन में क्या होता है? जब वर्ण मानव द्वारा किया जाता है किसी फसल विशेष पर तो उसे कृत्रिम वर्ण कहते हैं। क्या कहते हैं? कृत्रिम वर्ण कहते हैं। देखो सीधी सी बात है, कहने का मतलब कि मानव द्वारा किए गए वर्ण को ही क्या कहते हैं? कृत्रिम वर्ण कहा जाता है। ये जो है कहने का मतलब कि एक विशेष फसल पर किया जाता है। कहने का विशेष फसल पर जिस पर हमें कार्य करना होगा, जैसे कि हम किसी पर ब्रीडिंग यानी प्लांट ब्रीडिंग करना है, ठीक है ना। उसमें उस कोई भी फसल है, कोई भी स्पीसीज है, ठीक है ना, कोई भी वैरायटी है,
तो उसमें अगर हमें कोई भी वैरायटी डेवलप करनी है या कोई भी कहने का मतलब क्रॉस करवाना है तो हम सिलेक्ट करते हैं, क्या करते हैं, सिलेक्ट करते हैं। तो कहने का मतलब कोई विशेष फसल हो सकती है जिस पर हम वैरायटी को इम्प्रूव वैरायटी डेवलप करना चाहते होंगे। तो ये जो आर्टिफिशियल सिलेक्शन होता है तो एक किसी विशेष फसल पर हो सकता है, ठीक है ना, जिस पर हम चाहते हैं, ठीक है ना, जो मानव द्वारा चाह रहा है कि इस पर हमें सुधार करना है तो उस पर किया जा सकता है। लेकिन नेचुरली में क्या होता है, उसमें ऐसा नहीं होता है। प्राकृतिक कारक होते हैं जैसे जलवायु हो गया, मृदा हो गया, जैविक कारक में रोग कीट हो गया, आदि के द्वारा होते हैं, ठीक है ना, वो नेचुरल सिलेक्शन के अंतर्गत आते हैं। उसके द्वारा जो सिलेक्टेड पौधे तो होते हैं जो कि वातावरण के अनुकूल होते हैं, ठीक है ना। और इसमें जो है क्या होता है आर्टिफिशियल सिलेक्शन में, इसमें मानव द्वारा किया जाता है किसी फसल विशेष पर, जैसे कि कहने मतलब अधिकतर ये कह लीजिए कि जो डोमेस्टिकेटेड स्पीसीज होती है, कौन सी, केवल ऐसे भी कह सकते हैं केवल डोमेस्टिकेटेड स्पीसीजों पर जो है कहने तक ही सीमित होता है। डोमेस्टिकेटेड यानी कहने का मतलब ग्रामीण जो स्पीसीज होती है उन्हीं में ही किया जाता है, कहने का मतलब यही है। जो डोमेस्टिकेटेड की गई यानी ग्रामीण की गई है, जो मानव सृजन के लिए लाया गया है, तो हमने वही बात को लिख दिया कि किसी फसल विशेष पर, तो उसे क्या कहते, कृत्रिम वर्ण कहते हैं। बात क्लियर। तो इसमें होता क्या है चुने गए पौधे ही, क्या, चुने गए पौधे ही कहने का मतलब अगली पीढ़ी में उगाए जाते हैं, वर्ण किए यानी कि वो अपनी जनन दर को यानी कि कहने का मतलब चुने गए पौधों में ही जनन दर होता है, ठीक है ना। कहने का मतलब जो पौधा सिलेक्ट किया जाएगा मानव के द्वारा, ठीक है ना, कहने का मतलब वो आर्टिफिशियल में मानव द्वारा किया जाएगा जिस पर हम जिस फसल पर जिस स्पीसीज पर करना चाहेंगे। और नेचुरल सिलेक्शन में क्या होता है प्राकृतिक कारक के द्वारा होता है, किसी पर भी हो सकता है, किसी भी फसल पर हो सकता है, किसी भी पेड़ पर हो सकता है। क्लियर बात। तो ये हो गया आपका सिलेक्शन से रिलेटेड। तो ये था एक नोट्स सिलेक्शन पर, ठीक है। अगला हम बात करेंगे हाइब्रिडाइजेशन पर। किसके, हाइब्रिडाइजेशन पर। संकरण, संकरण क्या होता है, संकरण जब सीधी सी बात, संकरण मतलब हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है, तो सीधी सी बात यह है कि दो भिन्न जिन प्रारूप वाले क्रम हो सकते हैं, विभेद हो सकती है, वैरायटियां हो सकती है, उनके बीच में संकरण कराया जाता है। क्या कराया जाता है, संकरण कराया जाता है। और संकरण में जो है कराने में कहने का मतलब एक विभेद के नर जनक होंगे और एक विभेद के मादा जनक होंगे, ठीक है ना, एक विभेद के नर जनक और एक विभेद के मादा जनक, उनके बीच में क्या होगी, परागण की क्रिया होगी, ठीक है ना, यानी कि पॉलिनेशन होगा, पॉलिनेशन के आफ्टर क्या होगा, फर्टिलाइजेशन होगा। उनसे जो प्राप्त होते हैं संतति प्राप्त करना, है ना, संतति प्राप्त करना क्या कहलाता है, संकरण कहलाता है, ठीक है ना। और प्राप्त संतति, प्राप्त संतति संकर कहलाता है, ठीक है। लेकिन संतति प्राप्त करना संकरण कहलाएगा। तो ये देखते हैं क्या होता है। ये लिख सकते हैं आप कि एक विभेद के दो तीन तरीके से लिखा जा सकता है। एक विभेद के नर युग्मक, युग्मक तथा अन्य विभेद के, अन्य मतलब दूसरा, अन्य विभेद के मादा युग्मक के संयोग से प्राप्त संतति, प्राप्त संतति ही संकरण कहलाता है। क्या कहलाता है, संकरण कहलाता है। एक तो ये परिभाषा हो सकती है, कहने का मतलब एक विभेद के नर युग्मक हो सकते हैं, एक विभेद के मादा युग्मक हो सकते हैं, ठीक है। दूसरी तरीके से ये लिख सकते हैं कि दो भिन्न जीन प्रारूप, दो भिन्न जीन प्रारूप वाले पौधों पौधों
क्रमों एवं विभेदों के एक विभेद नरजनक तथा दूसरे विभेद के मादाजनक, एक विभेद के नरजनक तथा दूसरे विभेद के मादाजनक के पुष्पों के परागणों के पश्चात के पुष्पों के परागणों के पश्चात प्राप्त संतति के हाइब्रिडाइजेशन कहलाता है। क्या कहलाता है? हाइब्रिडाइजेशन कहलाता है। क्लियर बात? कहने का मतलब ये कहने का मतलब एक विभेद के नर युग्मक तथा दूसरे विभेद के मादा युग्मक के संयोग से जो प्राप्त संतति होती है, ठीक है ना, वो प्रक्रिया ही क्या कहलाता है? संकरण कहलाता है। ठीक है, या तो ये लिख सकते हैं, दो भिन्न जीन प्रारूप वाले पौधों, क्रमों एवं विभेदों के एक विभेद नरजनक तथा दूसरे विभेद मादाजनक, एक विभेद नरजनक तथा दूसरा विभेद मादाजनक के पुष्पों के परागणों के पश्चात जो प्राप्त संतति ही क्या कहलाता है? तो क्या बता रहे थे? दो भिन्न जीन प्रारूप वाले पौधों, क्रमों एवं विभेदों के एक विभेद के नर जनक तथा दूसरे के मादा जनक पुष्पों के परागण के पश्चात जो संतति प्राप्त होती है वही हाइब्रिडाइजेशन की क्रिया कहलाती है, जिस प्रक्रिया से प्राप्त होती है। ठीक है ना, वो क्या कहलाता है? हाइब्रिडाइजेशन। अब इसमें देखो, जो हाइब्रिडाइजेशन होता है, ठीक है ना, ये 2 टाइप्स का होता है। कितने प्रकार का होता है? 2 प्रकार का होता है। एक इंटर स्पेसिफिक होता है, ठीक है, इंटर स्पेसिफिक हाइब्रिड, और दूसरा होता है इंट्रा स्पेसिफिक। इस हाइब्रिड, ठीक है, ये 2 होते हैं। ठीक है, एक अंतर स्पेसिफिक हाइब्रिड होता है और एक होता है इंट्रा स्पेसिफिक। तो दोनों में जान रहे हैं क्या होता है। एक वो होता है जो आपका इंटर होता है। इंटर स्पेसिफिक में क्या होता है? जब दो भिन्न स्पीशीजों के बीच में क्रॉस कराया जाता है तो इंटर स्पेसिफिक कहलाता है, और इंट्रा स्पेसिफिक वो कहलाता है जब एक ही स्पीशीज की दो भिन्न किस्में होती हैं, एक ही स्पीशीज की दो भिन्न किस्में होती हैं, उनके बीच संकरण कराया जाता है, क्रॉस कराया जाता है, तो वो आपका इंट्रा स्पेसिफिक कहलाता है। तो ये हो गया आपको क्लियर। ठीक है ना। अब अगले नोट्स पर बात करेंगे इमस्कुलेशन। किस पर? इमस्कुलेशन पर बात करेंगे। इमस्कुलेशन क्या होता है? तो इमस्कुलेशन जो आपका आता है हाइब्रिडाइजेशन के अंतर्गत ही है। जो आप टेक्निक ऑफ हाइब्रिडाइजेशन पढ़े होंगे उसमें एक स्टेप आता है इमस्कुलेशन। मोस्ट इंपॉर्टेंट ये पार्ट होता है इमस्कुलेशन। ठीक है, इमस्कुलेशन, ठीक है, इमस्कुलेशन जो है जिसे बोलते हैं विपुंसन। विपुंसन, ठीक है ना। विपुंसन में क्या होता है? बाइसेक्सुअल फ्लावर से जो है मेल पार्ट को रिमूव कर दिया जाता है। सीधी सी बात कहने को जो पुष्प होता है, पुष्प से परागकोशों से जो उसका जो नर परागकण वाला जो पार्ट होता है उसे निष्क्रिय कर दिया जाता है या डीएक्टिव कर दिया जाता है या रिमूव कर दिया जाता है, वही इमस्कुलेशन है। बिना कहने के मतलब स्त्रीकेसर को नुकसान पहुंचाए। तो परिभाषा हम क्या लिखेंगे? तो देखते हैं, परागकणों के परिपक्व होने से पूर्व इमस्कुलेशन क्या होता है? सीधी सी शब्दों में बात ये करना है कि जो उसके जो पुष्प है, पुष्प का जो नरभाग होता है, नरभाग को निर्जीव कर देना या निष्क्रिय कर देना या रिमूव कर देना, हटा देना, बिना क्षति पहुंचाए स्त्रीकेसर को, वही कहलाता है विपुंसीकरण। ठीक है, देखते हैं परागकणों
के परिपक्व होने से पूर्व, परिपक्व होने से पूर्व परागकणों के परिपक्व होने से पूर्व परागकोश से, किससे? परागकोश से नर भाग को कह सकते हैं या पुंकेसर कह सकते हैं। नर भाग को निर्जीव कर देना या निष्क्रिय कर देना। क्या? निर्जीव कर देना या निष्क्रिय कर देना ही क्या कहलाता? निष्क्रिय कर देना स्त्री केसर को बिना क्षति पहुंचाए, बिना क्षति पहुंचाए। क्लियर? क्या कहलाता है? विपुंसन कहलाता है। विपुंसन कहलाता है। ठीक है, बात किया जाए विपुंसन का, इसी में उद्देश्य क्या है? अगर उद्देश्य क्या है तो उद्देश्य की बात इसी में मेंशन कर सकते हैं कि अनियंत्रित परागण को रोकना। अगर हम अनियंत्रित जो परपरागण होता है, परपरागण को रोकना किस लिए रोका जाता है? सॉरी, परपरागण को नहीं, स्वपरागण को रोकना। किसको? स्वपरागण को, स्वपरागण को रोकना। किसको रोका जाता है? स्वपरागण को। क्लियर? यानी कि जो विपुंसीकरण होता है, जो विपुंसन किया जाता है, किस लिए किया जाता है? स्वपरागण को रोकने के लिए किया जाता है। ठीक है ना? क्लियर बात? किसके रोकने के लिए? स्वपरागण को रोकने के लिए किया जाता है, जो विपुंसन का उद्देश्य होता है। ठीक है, इतनी बात क्लियर? तो ये हो गया इमस्कुलेशन। क्या हो गया? इमस्कुलेशन। फिर आगे एक शॉर्ट नोट्स अगला है बेगिंग। क्या होता है? बेगिंग। बेगिंग आपका यही हाइब्रिडाइजेशन टेक्निक का ही एक स्टेप है। यानी मतलब जब इमस्कुलेशन कर लेते हैं, इमस्कुलेशन करने के बाद जो है आप बैगिंग करते हैं। बैगिंग क्यों करते हैं? बैगिंग इसलिए किया जाता है कि जो परपरागण की क्रिया होती है, क्या होती है? परपरागण की क्रिया को रोकने के लिए हम बैगिंग करते हैं। ठीक है ना? विपुंसन के बाद तुरंत बाद उसमें हम पुष्पों को जो है उचित माप के कागज का टुकड़ा हो सकता है, या आपका बटर पेपर हो सकता है, या वेजिटेटिव पार्चमेंट हो सकता है, या बटर पार्चमेंट हो सकता है, या महीन कपड़े की थैली हो सकती है। ठीक है ना? उससे बंद कर दिया जाता है और पुष्प की जो स्पाइक्स होती है उससे बांध दिया जाता है। ठीक है ना? इससे क्या होता है? पर परागण नहीं होता है। ठीक है ना? क्या नहीं होता है? पर परागण नहीं होता और परागकण संदूषित ना हो, इसलिए बैगिंग की जाती है। तो जैसे कि आ गया, बैगिंग पर आ गया। ठीक ना? थैली बांधने पर अगर टिप्पणी आ रही है तो क्या लिखेंगे? तो सीधी सी भाषा में लिख देंगे, अपनी भाषा में, कि पर परागण, क्या? पर परागण को रोकने के लिए पर परागण को रोकने के लिए विपुंसन की क्रिया के तुरंत बाद उचित अमाप के कागज के टुकड़े या बटर पार्चमेंट या काइक पार्चमेंट या फिर महीन कपड़े के थैली से पुष्प डंडियों को
पुष्प को डंडियों से बांध देते हैं। ऐसा क्यों करते हैं? तो ऐसा इसलिए करते हैं कि पराग कण जो है हमारे, जो है पराग कण संदूषित ना हो, ठीक है ना, पराग कण, जिससे आगे जोड़ सकते हैं, जिससे पराग कण संदूषित ना हो। क्लियर? ये हो गया आपका पैकिंग। अब इसी में जैसे कि पॉलिनेशन की अगर इसके अंतर्गत पूछा जाए तो पॉलिनेशन भी लिख सकते हैं कि इमस्कुलेशन करने का समय क्या होता है, शाम के समय होता है, परागकण डालने का समय क्या होता है, मॉर्निंग में हो सकता है, ठीक है ना। तो ये हो गया आपका बैगिंग। बैगिंग से जुड़ी बातें हो गई आपकी, ठीक, क्लियर है। बैगिंग हो गया। बैगिंग क्यों की जाती है? तो विपुंसन की क्रिया के बाद, पर परागण को रोकने के लिए, परागकण को संदूषित होने से बचाने के लिए हम बैगिंग की क्रिया करते हैं। सॉरी। फिर अगली टिप्पणी हम करेंगे किस पर? अगला देखते हैं म्यूटेशन। अगला किस पर होगी? म्यूटेशन पर। किस पर होगी? म्यूटेशन पर भी टिप्पणी आ सकती है। म्यूटेशन क्या है, ठीक है ना। म्यूटेशन क्या होता है? तो किसी जीव, क्या, किसी जीव के लक्षण में अचानक वंशागत परिवर्तन, क्या, वंशागत परिवर्तन को क्या कहते हैं? परिवर्तन को उत्परिवर्तन कहते हैं। क्या कहते हैं? उत्परिवर्तन कहते हैं। ना कि विसंयोजन, विसंयोजन, विसंयोजन व पुनर्योजन के द्वारा वंशागत परिवर्तन को, ठीक है ना। कहने का मतलब देखो, जो सेग्रीगेशन होता है और रिकॉम्बिनेशन होता है उसके द्वारा भी वंशागत में परिवर्तन होता है, लेकिन उसे म्यूटेशन नहीं कहा जा सकता, ठीक है ना। म्यूटेशन किसे कहते हैं? किसी जीव के लक्षण में अचानक वंशागत परिवर्तन को ही क्या कहते हैं? म्यूटेशन कहते हैं। इतनी बात सही, यही होगी मेन परिभाषा। लेकिन देखो, परिवर्तन होता है सेग्रीगेशन और रिकॉम्बिनेशन के द्वारा भी होता है, तो हमने इसलिए लिखा ना कि विसंयोजन व पुनर्योजन के द्वारा वंशागत परिवर्तन को, ठीक है ना। कहने का मतलब सेग्रीगेशन व पुनर्योजन के द्वारा भी वंशागत परिवर्तन होता है, लेकिन उसे जो है म्यूटेशन नहीं कहते हैं। क्लियर बात? देखो, इसमें अगर आगे हम बात करें कि जो आपका जो म्यूटेशन होता है, म्यूटेशन के कारक की बात की जाए, किसकी बात की जाए? कारक की। कौन से कारक होते हैं जो इसके लिए जिम्मेदार होते हैं? कारक। तो कारक इसके लिए कौन कौन से जिम्मेदार होते हैं, यानी उत्परिवर्तन के लिए जिम्मेदार कारक कौन से हैं, फैक्टर कौन से हैं? तो कौन कौन से हैं? जीन की संरचना हो गई, क्या, जीन की संरचना, क्या हो गई? जीन की संरचना हो गई। दूसरी चीज आपकी क्या हो गई? क्रोमोसोम विघटन हो गया, क्रोमोसोम विघटन के द्वारा भी उत्परिवर्तन होता है। और एक हो गया आपका द्रव्य जीनों से उत्परिवर्तन, द्रव्य जीनों द्वारा। किसके द्वारा? द्रव्य जीनों द्वारा। ये तीन फैक्टर होते हैं जिनके द्वारा म्यूटेशन होता है, किसी जीव के लक्षण में अचानक वंशागत परिवर्तन हो सकता है। ये फैक्टर होते हैं, ये कारक होते हैं, ठीक है। क्लियर बात? अब अगला टर्म आगे बात करेंगे हम। अगला देखेंगे नोट्स, कौन सी शॉर्ट नोट्स के बारे में। अगला हम देखेंगे बहुगुणिता। कौन सा देखेंगे? बहुगुणिता। अगला बिंदु है बहुगुणिता पर टिप्पणी होगी, ठीक है ना। बहुगुणिता, इसे इंग्लिश में क्या बोलेंगे? पॉलीपोलाइडी बोलेंगे। क्या बोलेंगे? पॉलीपोलाइडी। पॉलीपोलाइडी क्या होता है? बहुगुणिता। देखो, बहुगुणिता मतलब जैसे कि तात्पर्य यही है कि जो क्रोमोसोम की संख्या होती है, ये क्रोमोसोम की संख्या से ही रिलेटेड है। लेकिन क्या रिलेटेड है? जब कहने का मतलब एक ही जीनोम के जो बेसुध संख्या होती है,
एक ही जीनोम के जो गुणसूत्र संख्या होती है 3 गुना या 4 गुना या इससे अधिक गुना हो जाती है, ठीक है ना। कहने की मतलब बहुगुणिता का जो तात्पर्य है वो आपका क्रोमोसोम की संख्या से है, ठीक है ना। जो कि एक ही जीनोम की गुणसूत्र संख्या या 3 गुना हो जाती है या 4 गुना हो जाती है या इससे अधिक गुनी हो जाती है। अर्थात कहने का मतलब जिस व्यष्टि में एक ही जीनोम की 2 प्रतियां या 2 से अधिक प्रतियां, ठीक है, जीनोम में उपस्थित हो, ठीक, वही क्या कहलाता है, आपका पॉलीपोलाइडी कहलाता है। क्लियर बात। देखिए बहुगुणिता से तात्पर्य गुणिता गुणिता से तात्पर्य ये तात्पर्य बहुगुणिता से तात्पर्य उन क्रोमोसोम संख्या से है, उन क्रोमोसोम संख्या से है जो एक ही जीनोम क्या जो एक ही जो एक ही जीनोम की गुणसूत्र संख्या 2 गुनी 2 यानी कि 2, 3, 4 एवं कई गुनी उपस्थित होती है, ठीक है ना, उपस्थित होती है। अर्थात उसे ही क्या कहते हैं, बहुगुणिता कहते हैं। अर्थात दूसरे शब्दों में ये भी कह सकते हैं, अर्थात दूसरे शब्दों में ये कह सकते हैं जिस व्यष्टि दोनों परिभाषाएं हैं, दोनों गलत सही रहेंगी, गलत नहीं हो सकती। अर्थात जिस व्यष्टि में एक ही जीनोम जिस व्यष्टि में एक ही जीनोम की 2 प्रतियों से अधिक ठीक है ना, 2 प्रतियों से अधिक या 2 से अधिक जीनोम की संख्या उपस्थित होती है उससे बहुगुणिता कहते हैं। क्या कहते हैं, बहुगुणिता कहते हैं। क्लियर बात, एकदम बात समझ में आ गई। यानी गुणसूत्र की वो संख्या जो एक ही जीनोम में, कहने का मतलब कि जो एक ही जीनोम के गुणसूत्र की संख्या 2, 3, 4 या कई गुनी हो सकती है, कहने का मतलब, ठीक है ना। क्या जीनोमों की संख्या जो है कई गुनी हो सकती है, वही क्या कहलाता है, बहुगुणिता कहलाता है, पॉलीपोलाइडी कहलाता है। अर्थात जिस व्यष्टि में एक ही जीनोम की 2 प्रतियों से अधिक या 2 से अधिक जीनोम की संख्या उपस्थित होती है उसे ही क्या कहते हैं, बहुगुणिता कहते हैं। क्लियर। आगे देखते हैं क्या, बहुप्रभाविता। अगला बिंदु देखेंगे क्या, बहुप्रभाविता। ये हो गया। प्रभाविता जिसे बोलते हैं पेलियोट्रॉफी। क्या बोलते हैं, PLEIOTROPY, पेलियोट्रॉफी, जिसे हिंदी में बोलते हैं क्या, पेलियोट्रॉफी, बहुप्रभाविता। क्या, बहुप्रभाविता। क्लियर। क्या है बहुप्रभाविता। बहुप्रभाविता क्या होता है, कहने जो एल्कोजेनिक होते हैं, जीन होते हैं, कहने मतलब अल्प जीन होते हैं, इनमें एक से अधिक लक्षणों को प्रभावित करता है। क्या करता है, जब कहने का मतलब
जब एक अल्प जीन एक से अधिक लक्षणों को प्रभावित करता है, किसको? जो अल्प जीन होता है एक से अधिक लक्षणों को प्रभावित करता है तो उसे क्या कहते हैं? बहुप्रभाविता कहते हैं। तथा ऐसे जीन अल्प जीन को बहुप्रभावित जीन कहा जाता है। ठीक है, और इस प्रकार की जीन क्रिया को बहुप्रभावित जीन क्रिया कहते हैं। क्लियर? कहने का मतलब जैसे पूछा जाए कि बहुप्रभाविता क्या है, तो बहुप्रभाविता जब एक अल्प जीन एक से अधिक लक्षणों को प्रभावित करता है तो उसे ही बहुप्रभाविता कहा जाता है, प्लेयोट्रॉपी कहा जाता है। बात समझ में आई? यानी जब अल्प जीन एक से अधिक, किससे? एक से अधिक लक्षणों को प्रभावित करता है, क्या करता है? प्रभावित करता है, तो उसे बहुप्रभाविता कहते हैं। और तथा ऐसे ही जीन अल्प जीन को बहुप्रभावित जीन कहा जाता है। यानी जो ऐसे जो जीन होते हैं उन्हीं को बहुप्रभावित जीन कहा जाता है। और इस प्रकार की जो जीन की क्रिया होती है, ठीक है, उसको बहुप्रभावित जीन क्रिया कहते हैं। क्लियर? तो क्या है मतलब बहुप्रभाविता के मामले में जो दृढ़ संलग्न जीन होते हैं, ठीक है ना, बहुत सारे दृढ़ संलग्न जीन हो सकते हैं। ये दृढ़ संलग्न होने के कारण ही कहने का मतलब ये सारी क्रियाएं हो सकती है, बहुत सारी हो सकती हैं। तो कहने का मतलब ये है कई बहुप्रभाविता के जो मामले होते हैं, यानी कि प्लेयोट्रॉपी के जो मामले होते हैं, जो ऐसे मैटर आते हैं, किसके कारण होते हैं? दृढ़ संलग्नता के कारण होते हैं। किसके कारण होते हैं? दृढ़ संलग्नता के कारण होते हैं। तो कहने के मतलब हमको केवल समझना क्या है, प्लेयोट्रॉपी क्या है। प्लेयोट्रॉपी वो है जब अल्प जीन एक से अधिक लक्षणों को प्रभावित करता है। सीधी सी एक दो लाइनों में परिभाषा, जब अल्प जीन एक से अधिक लक्षणों, किसको? लक्षणों को प्रभावित करता है, क्या करता है? प्रभावित करता है, तो उसे बहु प्रभाविता कहते हैं। क्या कहते हैं? बहु प्रभाविता कहते हैं। क्लियर बात? हमने कह दिया जब एक अल्प जीन एक से अधिक लक्षणों को प्रभावित करता है तो उसे बहु प्रभाविता कहते हैं। क्या कहते हैं? बहु प्रभाविता कहते हैं। तथा ऐसे जीन को अल्प जीनी भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? ऐसे अल्प जीन को बहुजीनी कहा जाता है। सॉरी, अल्प जीन को बहुजीनी भी कहा जाता है। जीनी भी कहा जाता है। और इस अल्पजीनी क्रिया को अल्पजीनी बहुजीनी भी कहा जाता है। और इस क्रिया को बहुप्रभावी जीनी, बहुप्रभाविता है ना, तो बहुप्रभावी जीनी क्रिया कहा जाता है। क्या कहा जाता है? बहुप्रभावी जीनी क्रिया कहा जाता है। क्लियर बात? कहने का मतलब बहुप्रभाविता क्या है? जब अल्प जीन एक से अधिक लक्षणों को प्रभावित करता है तो उसे क्या कहते हैं? प्लेयोट्रॉपी कहते हैं, बहुप्रभाविता कहते हैं। ऐसे जीन को अल्प जीन का जो है बहुजीनी भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? अल्प जीन का बहुजीनी कहा जाता है। और इस क्रिया को बहुप्रभावित जीन क्रिया कहा जाता है। क्या कहा जाता है? बहुप्रभावित जीन क्रिया कहा जाता है। अच्छा, इसका जैसे कि बात की जाए महत्व क्या होता है, तो महत्व ये होता है अगर जैसे किसी जीन के जो प्रभाविता प्रभाव अगर वांछनीय है, क्या जो ये प्रभु प्रभावित जीन ये जो होते हैं ये अगर वांछनीय है, क्या है? वांछनीय है तो ये लाभकारी होते हैं।
क्या मतलब, ये कहने का मतलब अपने यानी कि इच्छा अनुसार वांछनीय होते, तो ये जो है पादप प्रजनन में, किसमें, प्लांट ब्रीडिंग में जो है सहायक होती है। अगर ये अवांछनीय है तो कहने का मतलब क्या होता है, फसल सुधार यानी कि क्रॉप इम्प्रूवमेंट करना बहुत ही कठिन हो जाता है। सीधी सी बात, कहने का मतलब जैसे कि महत्व की बात किया जाए, इंपॉर्टेंस की बात की जाए, जो ये बहुत प्रभावित जीन होते हैं, अगर ये वांछनीय है, क्या है, वांछनीय है, तो क्या होता है, तो जो प्लांट ब्रीडिंग यानी पादप प्रजनन में सहायक होते हैं, ठीक है ना, क्या होते हैं, सहायक होते हैं। अगर ये जो है यही अगर अवांछनीय है तो फसल सुधार यानी कि पादप प्रजनन में, है ना, समस्या क्रिएट कर, फसल सुधार करना असंभव है, असंभव है, असंभव या कठिन है। समझ रहे हैं, कहने का मतलब अगर आपके जो जीन बहु प्रभावी है, पेलियोट्रॉपी जो बहु प्रभाविता कहता है, जो बहुजीनी है, कहने का मतलब अल्प जीन का जो बहुजीनी है, यानी कि जो बहु प्रभावी जीन है, कहने का मतलब अगर ये वांछनीय है तो ये जो है पादप प्रजनन में सहायक होते हैं। अदरवाइज अगर अवांछनीय है तो क्या होगा, कंडीशन क्या होती है कि फसल सुधार करना जो है असंभव या कठिन हो जाता है, फिर पॉसिबल नहीं है, इम्पॉसिबल हो जाता है, इम्प्रूवमेंट करना इम्पॉसिबल हो जाता है। ठीक है, आज की वीडियो में इतना ही। अगले नेक्स्ट वीडियो में कुछ रह गई हैं टिप्पणियां, ठीक है, उसके बारे में चर्चा करेंगे। ठीक, थैंक यू।